तो सर बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, लोकनाट्य से लेकर एप्टा की विचारधारा से लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी जो है दूर हुए। और अब मैं ये जानना चाह रहा था कि मथुरा में नाटक होते रहे हैं, एप्टा भी सक्रिय रहा है और भी संस्थाएं नहीं हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में मथुरा रंगमंच का जो इतिहास है, यानी मथुरा का रंगमंच कहाँ से शुरू हुआ और आज आप उसे कहाँ पर देखते हैं। और एक जो चीज़ है कि कॉमर्शियल थिएटर जिसे हम कहते हैं, जहाँ एक कॉमन मैन आए, टिकट खरीदे और नाटक देखे, आज भी हम मथुरा में देखते हैं कि लोग नाटक देखने के लिए बुलाने पड़ते हैं। क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है कभी यहाँ उस तरह का रंगमंच हो पाएगा कि एक आम आदमी बिना बुलाए जाकर टिकट खरीद कर देखे? ये थोड़ा 2-3 चीज़ों पर प्रकाश डालें। देखिए, 2 प्रश्न हैं आपके। एक प्रश्न है कि मथुरा का नाटक का इतिहास अगर आधुनिक स्थितियों में देखें, यानी हम देश आज़ादी के आसपास से शुरू करें मथुरा का, क्योंकि उससे पहले लोक नाट्य ज़्यादा होते थे, नाटक कम होते थे। तो मथुरा में प्रोफेशनल अगर ढंग से कोई प्रस्तुतियाँ हुई हैं और यहाँ लोग आई हैं, टीम आई हैं, तो उसमें पृथ्वीराज कपूर का भी नाम है। पृथ्वीराज कपूर मथुरा में 3 दिन टिकट लगा के शो करके गए। ये लगभग किस, ये 50 के आसपास 50 के आसपास की घटना है। मथुरा में 1952 में चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में मंदोबाई हॉल है, वहाँ भी एक नाटक का प्रदर्शन हुआ था जिसको मथुरा में बड़ी सराहना मिली। और उसकी सराहना इसलिए भी मिली कि एक घटना ऐसी घटी थी जिससे वो नाटक बड़ा चर्चित हुआ। नाटक का नाम था अकबर का ब्रज आगमन। अकबर का ब्रज आगमन। और उसमें वहाँ के कुछ अध्यापकों ने, कुछ बाहर के लोगों ने और 1-2 यहाँ जो कलकत्ता से आए हुए अध्यापक गण थे जो नाट्य और संगीत और उनसे बहुत रुचि रखते थे, उनने मिलकर के एक नाटक का निर्देशन किया। तो हुआ ये कि थोड़ा सा पारसी शैली तो थी, पारसी शैली के हिसाब से वो विंग्स लगाए गए और वो अट्टालिकाएँ बनाए गए ब्रज का दृश्य दिखाने के लिए। तो अकबर का जो भूमिका कर रहे थे वो आर्टिस्ट बड़े तेज़ी से रौबीले अंदाज में अपने पैरों को चलाते हुए धम धम करके जैसे मंच पर पहुँचे, वैसे हुआ ये कि एक अट्टालिका जो बनाई थी वो अट्टालिका ऊपर से गिर गई। संवाद में कहीं कुछ नहीं था जो संवाद वहाँ पर उपस्थित हुआ। अकबर के पीछे उनके मंत्री और बीरबल हैं। अकबर कहता है यकायक, बीरबल ये कैसा अपशगुन कि हमारे ब्रज में कदम रखते ही ब्रज की जो अट्टालिकाएं हमारे ऊपर गिरकर हमको मारना चाहती हैं। वो डायलॉग जोड़ दिया उन्होंने, डायलॉग जोड़ दिया। अब बीरबल भी जो है वो, क्योंकि एक भाई अच्छी भूमिका में था, बीरबल भी तो कोई अच्छा ही कलाकार था, उसने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ़ करें, ये ब्रज की अट्टालिकाएं गिर करके आपको मारना नहीं चाहती, ये झुक झुक करके आपको सलाम अर्ज करती है। और वहाँ सेठ मांगीलाल जी बैठे हुए थे जो मथुरा के बहुत रईस, जो चीफ गेस्ट माने, उनको मुख्य अतिथि के रूप में वो आए होंगे। 1.5 तोले की सोने की उनने चैन पहन रखी थी अपने गले में, बेंत लिए हुए, टोपी लगाए हुए, काली अचकन पहनकर बैठे हुए नाटक देख रहे थे। और जैसे ही बीरबल ने ये संवाद बोला, इतने प्रसन्न हुए, वो वहाँ से उठे और 1.5 तोले की सोने की चैन उस बीरबल कलाकार के गले में पहना दिया। तो दर्शक और कलाकार के बीच में किस तरह का रिश्ता था, तो वो वहाँ पर वो उस घटना ने उस नाटक को बड़ा चर्चित किया। लेकिन उसके बाद में फिर नाटकों का जो क्रम शुरू हुआ, तो ऐसा मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ, उसमें सबसे पहला और बड़े नामों में अगर कोई नाम आते हैं तो एक तो आता है डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र का। उन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर भी काफ़ी काम किया और उन्होंने अपने पुत्र को, भाई आज आप किसी से बात करेंगे ना नाट्य रंगकर्मी से, जैसे ब्रजवल्लभ मिश्र जी का जो नाट्य शास्त्र का हिंदी में अनुवाद किया और अनुवाद के साथ कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत भी किया। और वो नाट्य क्षेत्र में एक गहन रुचि और अध्ययन उनका था
और वो काफ़ी विद्वान अधिकारी माने जाते थे। तो उनने 9 रस, जो नवरस हैं, तो आज तो बहुत सारे नाट्यकर्मी ऐसे हैं, अगर उनसे नाम भी पूछो कि भाई 9 रस कौन कौन से होते हैं तो वो बताना भी बड़ा मुश्किल है। तो नवरस के ऊपर उनने मोनो एक्ट तैयार करवाई अपने बेटे पर। अच्छा। कि वो संवाद के द्वारा 9 रस को मोनो एक्ट में प्रदर्शित करे। तो ब्रजवल्लभ मिश्र, अचला जी और अपने सत्येश पाठक और तमाम लोग थे जिन्होंने यहाँ पर शुरुआत में काम किया। लेकिन जो एक हलचल पैदा हुई जो नाटक के क्षेत्र में, उसके बाद एक क्रांति आई, वो थी अनिल चौधरी का एक यहाँ वर्कशॉप हुई और उसमें नाटक तैयार किया गया बकरी, जो जन सांस्कृतिक मंच ने कार्यशाला आयोजित की थी। और उसमें बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा शानदार आधुनिक रंगमंच में मथुरा में अगर कोई याद करते हैं लोग तो बकरी नाटक को करते हैं। तो उसमें विजेंद्र काला भी थे और राजू भाई भी थे। संदीपन जी उन दिनों जयपुर में पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद में जब वो आए हैं तो उसके बाद में फिर उन लोगों ने, जन सांस्कृतिक मंच ने भी कुछ नाटक किए, 1-2 नाटक किए राजू भाई ने। इधर जो है वो संदीपन जी और विजेंद्र काला, इन लोगों ने एक नाटकों का क्रम शुरू किया। और वो जैसा उस समय की स्थितियां थीं, ज्ञानदीप का छोटा सा परिसर, उसमें उनको करना, प्रदर्शित करना, वही इप्टा के सामने था, वही और दूसरे संगठनों के सामने था। तो हालात बहुत थोड़े से अच्छे नहीं थे नाट्यकर्मियों के साथ में, लेकिन लगन, श्रद्धा और लोगों में, दर्शकों में एक सम्मान, वो बहुत ज़्यादा था। अभी जो दौर आया है उसमें सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई हैं, अच्छे ऑडिटोरियम बन गए हैं, लाइट के, माइक के, दूसरी तरह की सुविधाएं भी अब मिलने लगी हैं। वो ठीक है, उनके बजट काफ़ी बड़े होते हैं और नाट्यकर्मियों को उस बजट तक पहुंचना बड़ा दुष्कर कार्य है, वो एक अलग बात है। लेकिन अभावों में नाटक करना वो उस दौर में था। अभी जो दौर आया है वो दौर में पहली बात तो ये है कि जो नए आर्टिस्ट इसमें आ रहे हैं इस फील्ड में, उनके दिल में एक दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नाटक कोई ख़ास चीज़ नहीं है, फिल्म और सीरियल और ये सब चीज़ें बहुत है। भले ही वो कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं उसमें वो भाग जाएंगे, उसमें वो मेहनत करना चाहेंगे, नाटक नहीं करेंगे, जबकि नाटक बेसिक है। अगर आप नाटक करेंगे तो आप फिल्म और सीरियल या और भी कहीं अभिनय के उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक मुश्किलात तो ये हो गई है। दूसरा हुआ ये है कि नाटक और लोक नाट्य को पढ़ने वाले लोग नहीं हैं नाट्य क्षेत्र में। अभी सीधे स्क्रिप्ट उठाते हैं, आर्टिस्टों को याद कराते हैं और याद होने के बाद थोड़ा बहुत उनको एक्ट और लाइट और म्यूज़िक सेट करके उसकी प्रस्तुति हो जाती है। एक जो साधना होती है, एक जो मेहनत होती है, वो ना आर्टिस्ट करना चाहता है ना निर्देशक करना चाहता है। अब ऐसी स्थितियों में आप अगर ये कहें कि यहाँ कोई प्रोफेशनल ढंग से कोई ऐसा ग्रुप बने, लोग टिकट लेकर के आएँ, उनकी आजीविका का साधन वही हो, वो मुझे बहुत दुष्कर लगता है। और भविष्य की कुछ कह नहीं सकते। कोई ऐसा यहाँ महान व्यक्तित्व आ जाए, आते हैं लोग यहाँ नौकरी करने के लिए ज़रूर आ जाते हैं, बड़े डायरेक्टर और वो, लेकिन यहाँ कोई ऐसी एकेडमी स्थापित करने के लिए यहाँ के लोगों के, ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फिल्म जगत की आर्टिस्ट जो हमारी सांसद हैं, वो भी इस क्षेत्र में ज़्यादा कुछ नहीं करा पाएंगे कि यहाँ कोई इस तरह की एकेडमी हो, या ज़्यादा कुछ नहीं हो तो इतना तो हो कि मथुरा में जो लोग नाटक करना चाहते हैं उनको रिहर्सल के स्थान, उनको प्रस्तुति करने के लिए स्थान, है ना, तो वो कुछ उनको उपलब्ध करा सकें, दिलवा सकें, वो बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को। तो सर, आपने लोक नाट्य के विषय में बहुत विस्तार से बताया। हमारे ब्रज के लोक नृत्य की एक शैली है चरकुला नृत्य, तो उसके विषय में धार्मिक आस्था तो ऐसी है कि राधा रानी जी की जो नानी थी मुखरा रानी, तो उनके जन्म पर उन्होंने सिर पर रखकर नृत्य किया था। लेकिन क्या कोई और भी, कुछ और भी है इस विषय में? देखिए, ये किंवदंती है जी। न मैंने राधा रानी का जन्म देखा, ना आपने जन्म देखा, न कोई ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है
कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें राधा का जन्म हुआ, उसके बाद में उसकी नानी मुखरा चरकुला लेके नाची, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और लोग मानते हैं तो मान्यताएं तो कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन मैं इसको थोड़े से दूसरे ढंग से देखता हूँ। वास्तविकता क्या है कि यहाँ शुरू से सांस्कृतिक क्षेत्र में, मथुरा क्षेत्र में, मथुरा या ब्रज क्षेत्र में राजनीति अधिक हावी रही है। जब कोई नई चीज़ें आने लगती हैं तो उनको बहुत जल्दी सहज स्वीकार नहीं करते। यहाँ के जो बड़े अपने आप में प्रकांड विद्वान बनते हैं या बड़े साहित्यकार हैं, वो उन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, तथाकथित सो कॉल्ड। अब देखिए, मैं आपको इसके 2-3 प्रमाण देता हूँ। मैं इस बात से खंडन करता हूँ कि राधा रानी के जन्म पर मुखरा उनकी नानी ने सिर पे चरकुला रखा। पहली बात, राधा का जन्म सावन भादों के दिन में हुआ, ठीक है ना। तो भाई जन्माष्टमी के 15 दिन ही तो बाद राधा का जन्म वो सब मनाते हैं, ठीक है। तो वो पर्व था, उसमें अग्नि का और चरकुले का कोई मतलब नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, अगर राधा रानी के जन्म पर ये चरकुला नृत्य नाचा गया तो फिर क्या उसके बाद राधा के जीवन चरित्र में या कृष्ण के जीवन चरित्र में कहीं चरकुला नृत्य प्रदर्शित होता है? रास, महारास, लीलाएं, दूसरी तरह की चीज़ें ज़रूर आती हैं, लेकिन इसका कहीं वर्णन कहीं नहीं है। रास में भी कहीं कोई वर्णन नहीं, कोई प्रसंग नहीं है। और ये हिंदुस्तान के अग्नि नृत्यों में एक है। जो हिंदुस्तान में नृत्यों का भी तो विविधता है, विविध प्रकार हैं इनके। तो जो देश में जितने लोक नृत्य हैं उनमें अग्नि नृत्य जो हैं उनमें एक बहुत बड़ा प्रमुख स्थान रखता है। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि इसका सही मायने में एक समाज के बीच में जो एक रूप सामने आया या लोगों ने इसको स्वीकार किया और बड़े पलकों पे बैठाया इस नृत्य को और बड़ी इसकी तारीफ़ होने लगी, उसके लिए मथुरा के 2-3 हमारे जो बड़े लोग हैं साहित्यकार, उनने श्रम किया, उनने काम किया। वो गांव से लेकर के उसको शहर तक और बड़े मंचों तक लेके आए। ये बिल्कुल निर्विवाद है, इसमें कोई भी विवाद नहीं है। और मैं इस बात की बिल्कुल स्वीकृति मैं खुद भी देता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर राधा के जन्म पर ये नृत्य नाचा गया तो फिर उसके बाद ये नृत्य कभी, कहाँ, कैसे नाचा गया, इसका कोई उल्लेख बताएं? नहीं है। क्योंकि ये तो क्या है कि बड़े उत्सवों में और कार्यक्रम में गए, नाच देखा, पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये कहाँ से शुरुआत हुई है, ये तो बहुत अच्छा नृत्य है। अब हमारे पास में इस बात का कोई जवाब नहीं है, तो हमने जैसा सुन लिया वैसा कह दिया कि भाई मुखरा जो है नानी थी राधा की, वो नाच लिया। अगर ऐसा होता तो यहाँ 1871 वर्ष 1871 में यहाँ एक अंग्रेज कलेक्टर हुए हैं, F.S. ग्राउज, शायद मथुरा संग्रहालय का बनाया। ये उनने अपनी यहाँ लगभग 71 से 78 तक के बीच में वो यहाँ के जिला कलेक्टर रहे हैं। उनकी क्योंकि सांस्कृतिक, संस्कृति, कला इनमें बड़ी रुचि थी, तो उन्होंने यहाँ मथुरा की जो अवधि में जब वो रहे तो यहाँ की कला, संस्कृति और उसको लेकर के मथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल उसको लेकर के एक बुक लिखी है, मथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल। वो लाइब्रेरियों में भी उपलब्ध है। उसका शायद मुझे लगता है अब हिंदी अनुवाद भी कहीं हो गया होगा, इंग्लिश में लिखी हुई बुक है। उसमें उस पूरी बड़े ग्रंथ में, क्योंकि वो आज आधुनिक ब्रज का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और कितने सारे जो स्कॉलर करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको वो संदर्भ ग्रंथ के रूप में लेते हैं। उसमें ब्रज के मेले, उत्सव, मंदिर, मस्जिद, यहाँ के पौराणिक स्थल, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की जातियाँ, यहाँ की बोली, सब के ऊपर विस्तार से लिखा हुआ है।
रात से लेकर के रामलीला से लेकर के लठामार बरसाने की होली तक का चित्रण है। गोवर्धन में मुड़िया पूनों का मेला कैसे लगता है और वहाँ क्या होता है उसका भी वर्णन है, लेकिन उस पूरी पुस्तक में चरकुला का कहीं कोई वर्णन नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 1871 से लेकर के 75 तक या 78 तक इसका उद्भव ही नहीं हुआ था। हुआ ये, अब संयोग से एक घटना घटी, वो मैं आपको वृतांत बताता हूँ, जिसको मैंने उस समय लोगों को बताया, यहाँ गोष्ठियों में रखा, यहाँ पर उस पर तो यहाँ के कुछ शोधार्थी गए, उस स्थान पर भी गए, अमर उजाला में भी इसका विस्तार से वर्णन छपा। मैं वर्ष 97 के आसपास की घटना है। मैं राजस्थान में पोस्टेड था और मैं अपने किसी काम से फील्ड के दौरे भी करता था, तो मुझे जगह जगह पे आयोजन होते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोल लेता था तो मुझे किसी भी विषय पर वक्ता के रूप में बुलाया जाता था। तो एक वहाँ नदवई एक ब्लॉक है, भरतपुर ज़िले का एक तहसील है नदवई। नदवई में एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, जो एक बड़ी धर्मशाला थी, बड़ा हॉल था उसमें। तो वहाँ लोग आए, तब तक मैं बैठ करके मैनेजर रूम में बातचीत कर रहा था। वहाँ 2 तीर्थार्थी जो है, वो कहीं यात्री जो है, वो मैनेजर के कक्ष में आए और वो बोले मुझे देख करके, अरे साहब आपको तो हमने कल कहीं देखा था। मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ। बोले साहब मैंने कहाँ देखा था कि हम मथुरा गए थे, जन्मभूमि पे देखा था। और वो बिल्कुल सही देखा था। उस दिन वहाँ मथुरा में यहाँ एक स्वांग था, और स्वांग का जो कार्यक्रम था जिसमें 2 मंत्री भी आए थे, उस कार्यक्रम का संचालन मैं ही कर रहा था। तो उनने वो कार्यक्रम देखा होगा, अचानक दूसरे दिन वहाँ जाना हुआ। वो अब मैनेजर जो थे वहाँ, उनका नाम था मांगीलाल पटवारी। उनकी उम्र उस समय 87 वर्ष की थी, जो मैनेजर का काम देखते थे, क्योंकि मांगीलाल जी अग्रवाल समाज से ही आते थे और वो वहाँ के काफ़ी धनाढ़ लोगों में थे, तो उसका प्रबंधन वो ही देखते थे। तो मुझसे वो बोले कि शर्मा जी आप मथुरा के रहने वाले हो? मैंने हाँ, कि वहाँ तो ये जो बता रहे थे वहाँ कल क्या कार्यक्रम था? तो मैंने उनकी भाषा में मैंने नौटंकी थी वहाँ पर कल। बोले कि अच्छा तुम्हारा रुचि है जा में? मैंने हाँ। कि बातों ही बातों में वो मुझसे कह बैठे कि साहब मैंने बचपने में एक अपने यहाँ पे गांव की ऐसी बुज़ुर्ग महिला को ऐसो नाच नाचते हुए देखो, जो शायद बातें पहले कोई ना नाची होगी, ना वाके बाद में कोई नाचनहारी पैदा हुई। मेरी जिज्ञासा जागी। मैंने पूछा कि भाई क्या ऐसा क्या? कि साहब एक हमारे यहाँ पे दादी नवल कौरी, जब हम 12-13 साल के हतीकाए, जब तक हमने वहाँ को नाच देखो, बचपन से देखते आ रहे हो, 12-14 साल तक के जब रह गए तब नाच देखा। अब 1997 की घटना है और उम्र उनकी उस समय पर थी 85-86 की। तो अंदाज लगाइए कि मांगीलाल पटवारी का जन्म कब हुआ था। 1910 के आसपास में जन्म हुआ होगा, ठीक है। और उस समय जब तक वो 13-14 वर्ष के हो गए तब तक वो बुढ़िया नाची है। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, तो मैंने पूछा कि क्या नाचता? बोले कि रथ के पहिया खोल लेती, मूड़ पे धर लेती, और वहाँ में दूध दही निकारे वाली परन ने लटका लेती, वहाँ में दे लेती आँच, और रात भर 4-4 बम्ब बजैया हार जाती, पर अकेली थकती ना ही, वो ऐसी मर्दानी भैया रही। अच्छा। ये सुन के मेरी जिज्ञासा और बढ़ी, क्योंकि मैं चरकुला यहाँ देखता रहा था और चरकुला के बारे में सुनता भी रहा था। मैंने जानकारी की तो अगले 8 दिन का प्रोग्राम उसी फील्ड में बनाया। मैंने अपने सरकारी काम से कि भाई मैं जाऊं, तो 10 किलोमीटर नदवई से एक खांगरी गांव है, 10 किलोमीटर दूर। मैं उस परिवार में भी जाकर के पहुंच गया। तो न तो दादी नौवल कौर थी, न उनके पुत्र थे, उनके नाती थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनने कुछ मुझे बताया। तो उनने जो पूरा किस्सा बताया, उससे चरकुला की कहानी एक नए मोड़ पे आ गई। उनने बताया कि हमारे जो परवावा थे, उनका नाम था मान सिंह। अच्छा। और वो इस खांगरी गांव के लंबड़दार थे, बड़े थे। उम्र भली उनकी 35-34 साल की थी, लेकिन वो हमारे गांव के मुखिया थे। और जब होली पे आँच जला करती थी, तो पास में हिंगोली गांव है, जो वहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। अच्छा। कि वहाँ हमारे जाटों की सरदारी थी। वहाँ से होली की आँच हमारे बाबा मांगीलाल लेके आया करते थे। अच्छा। मान सिंह लेके आया करते थे। एक बार होली से 2-3 दिन पूर्व उनकी उस रथ पर ही कोई सर्पदंश में या कोई अटैक जिसको बोलते हैं आज की, वो अपने रथ पर बैठे बैठे ही उनकी मौत हो गई।
वो मर गए। पूरे उस वर्ष होली की आंच उस गांव में नहीं जली। एक वर्ष बीत गया, दूसरी होली भी आ गई, फिर भी नहीं जली। जब तीसरी होली आने लगी तो गांव के बड़े बूढ़े ने ये बात उन लोगों से जाके कही, उनके परिवार से, सब लोगों से, कि भाई मान सिंह भौरो लंबरदार मर गो तो गांव में का अब होली नहीं मनेगी, कि होली की आंच लेवे कौन जाएगो, कि तुम सब जाओ जो छोटे हो वो, अब तुम जाओ। ज़्यादा बड़े बूढ़े तो जा नहीं सकते क्योंकि 13-14 किलोमीटर जाना है। उस समय दादी नवल कौर की उम्र मात्र 24-25 वर्ष की थी। अच्छा। जब मानसिंह खत्म हुए तब। तो वो मतलब अपनी जवानी में खत्म हो गए थे। जवानी में खत्म हो गए थे। और उनके कोई मतलब दत्तक पुत्र लिया था, उन्होंने गोद लिया था, अपनी बच्चा भी नहीं हुआ था। तो दादी नवल कौर से जाकर के कहा है कि भाई अब होली आने वाली है, होली की आंच लेने के लिए हम लोग जाएंगे, बाबा ना रहे हो तो का करो जाए। तो मान की दादी तो चलना पड़ेगा। मैं मर्दन के बीच में कहाँ जाऊंगी भाई, तो मैं तो नहीं जाऊंगी। तो बोले नहीं तो मैं चलना पड़ेगा। तो लास्ट में ये हुआ है कि दादी नवल कौर ने उस रथ के पहिए को ही निकाला है, सिर पे रखा है, क्योंकि रात अंधेरी है, दूर जाना है, रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट और ये हुआ नहीं करती थी। उसने होली की अवसर पर उनमें जो अपने परा जिसको बोलते हैं उसमें आग लगा के वो भजन गाती हुई वहाँ उस हिंगोली गांव तक पहुँची है। अच्छा। वहाँ से आग ली है लोगों ने, उसके सिर पे रखी है। वो होली की आग गांव में आई है, होली जली है और उसके बाद में भजन हुए हैं। अच्छा। और भजन पे वो विक्षिप्त स्थिति में उस विरह वेदना में व्याकुल होकर के अपने पति की स्मृति में रात भर नाची है। अच्छा। उस चरकुला को वो भूली नहीं है। और वो धीरे 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 हर साल की एक परंपरा बनती चली गई। 4 नगाड़े बजाने वाले बदल जाते, बम बजाने वाले, पर वो अकेली थकती नहीं थी। चरकुला की मैं समझता हूँ उत्पत्ति वहाँ से हुई है। और जब मैंने इस पूरे मैथ को, इस समय को कैलकुलेट किया है तो मेरे हिसाब से ये 1886-87 के आसपास की घटना है। और वो ग्राउस ने जो किताब लिखी है वो 73 में आई है उसकी किताब। 73 में आई है। और ये आपके हिसाब से हुई 86 के आसपास की घटना, 1886 की बात है। अब हो सकता है इसको और व्यापकता मिलने में टाइम लगा, क्योंकि कोई भी कला, जब यहाँ कोई कलाकार है उसका सिद्ध हस्त, उस कला का विस्तार होने में कुछ समय लगता है। कुछ लड़कियाँ जो वहाँ खांगरी की थीं उनने सीखा कैसे चरकुला नाचा जाता है। जब उनकी शादी हुई तो वो दूसरे गांव में ब्याही गई। अच्छा ये और है, आप देखिए कि जाट बाहुल गांव में इसको ज़्यादातर नाचा गया। तो इसका सीधा अर्थ ये भी है कि वो नाच जो है वो वहाँ से शुरू हुआ, जाट परिवारों से। आज भी यहाँ पर पास में ही अपने मथुरा के उमरी और रामपुर 2 गांव हैं, वहाँ आज भी चरकुला होता है। मुखराई में नहीं, उमरी रामपुर में भी होता है चरकुला। और चरकुला तो और होता है, लेकिन धीरे धीरे वो चरकुला फैलता गया। सौंक के पास भी कई गाँव में वो चरकुला होता है। तो चरकुला उस वियोग गाथा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसमें होली के अवसर पर ये नाचा जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे इस पर होली जैसे ही भजन, होली के अवसर पर जो भजन गाए जाते हैं वैसे ही बुजुर्ग मिलकर के भजन गाते हैं। उसका वास्तविक स्वरूप देखोगे तो कोई स्टील की पहिया नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई थाली नहीं है। उसका रूप भी वो पहिए जैसा है और उसके ऊपर घड़ा और ये रख करके ये रूप वहाँ से निकला है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चरकुला की उत्पत्ति दादी नवल कौर से हुई, खांगरी गांव से हुई, 1885-86 के आसपास में हुई और धीरे धीरे इसका विस्तार होता हुआ चला गया। मथुरा और मथुरा के आसपास में ये 50 और 60 के दशक में थोड़ी बहुत इसने अपनी जगह बनानी शुरू की। जो 50 और 60 के दशक, उससे पहले इसके बारे में न किसी को जानकारी थी न कुछ। अब प्रमाण इस चीज़ का भी नहीं है कि दादी नवल कौर नहीं है, वो रथ का पहिया नहीं है। एक यहाँ की संस्था थी, उसके 4-5 लोग गए शोधार्थियों को लेकर के उस गांव में, तो उन्होंने पूरी बातचीत की, उनने पूरा सब कुछ बताया। उनने ये भी कहा कि उनको ऑफ़र दिया था उस समय पर कि अगर 1 लाख रुपया हम देंगे अगर वो रथ का पहिया हमें मिल जाए तो। पर उनने बताया कि भाई पीतल जड़ी हुई थी उस रथ के पहिया पे, और हमारे तो किसी ज़माने में वो पीतल करके लकड़ियाँ जो है चूल्हे में जल गई। अब वो कहाँ है हमारे पास में, हमें क्या मालूम था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इस पहिए की इतनी कीमत होगी। तो
स्थितियाँ क्या है, अब ऐसे शोध में हमको जाने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की। अब जब ये आज से करीब 28-30 साल पहले जब मैंने ये सब घटनाएं 25 साल पहले ये यहाँ गोष्ठियों में कार्यक्रमों में रखी, तो कुछ लोगों को इस बात पर भी ऐतराज़ हुआ कि ये कहानी जो है वो कल्पना की से जुड़ी हुई है और इतना नवीन ये कला नहीं है, ये तो बहुत प्राचीन है। अब उन लोगों की मान्यताएं तो ये भी थी कि रसखान समाधि जो गोकुल के पास में बनी हुई है, वहाँ जब रसखान समाधि के लिए काम हुआ और मेरे जो मामा थे राम बाबू द्विवेदी, उनने रसखान स्मारक मंडल बनाया और मेरे मौसा जी बैजंत केशवरैया जी, इनने मिलकर के जब रसखान समाधि के जीर्णोद्धार के लिए सरकार से बातचीत शुरू की, तो यहाँ के उन लोगों ने ही उसका विरोध किया और लिख कर के ये टेलीग्राम किया कि पहले ये जानकारी की जाए कि वास्तव में ये रसखान की समाधि है या नहीं। और 1 लाख रुपए की उत्तर प्रदेश सरकार ने राशि आवंटित की थी। अच्छा। उस समाधि के लिए, वो निरस्त हो गई केवल ये बीच में डाल के। तो यहाँ सांस्कृतिक प्रदूषण बहुत रहा है और वही लोग चरकुला के इस नए जानकारी को उनने कहीं ढकने की कोशिश की, क्योंकि पूर्व में वो ये कह चुके थे कि ये तो मुखरा नानी ने नाचा है वो उसको। अब मेरे पास में कोई साक्ष्य ये नहीं कि नानी ने नहीं नाचा, उनके पास में ये साक्ष्य नहीं है कि वो नवलखों ने नहीं नाचा, ठीक है, लेकिन नृत्य एक ब्रज के प्रमुख लोक नृत्यों में एक है।